हेलो बासठ जीमर्स, आज तारीख है 30 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। आर्टिकल डिस्कस करने के पहले कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। ये हमारी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इनकी सेंटर से नहीं बन रही, ये सेंटर से भी लड़ाई कर रही हैं और कोरोना वायरस से तो किसी की नहीं बनती है, तो इनसे क्या बनेगी, तो इनसे भी ये लड़ाई कर रही हैं। मीन ये दोनों तरफ से लड़ रही हैं। ये कार्टून में ये बात इंडिकेट किया कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट और सेंट्रल के बीच में बन बिल्कुल भी नहीं रही है। आज की तारीख पे पहला आर्टिकल हमारे पास अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से के रिगार्डिंग है। अफगानिस्तान में पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए अभी रिसेंट में एक मीटिंग हुई है। तो मीटिंग में 6+2+1 का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो 6 मीन कि वहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको बोला जाता है कि वो छः नेबरिंग कंट्रीज़ को पार्टी बनाया गया है। +2 का मतलब क्या हो गया? +2 का मतलब कि दो सुपर पावर हैं। कौन कौन सी? रसिया और अमेरिका। +1 का मतलब क्या हो गया? +1 का मतलब अफगानिस्तान। मीन अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए एक टीम बनी है, एक कमेटी बनी है। तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? 6+2+1। इसका मतलब क्या होता है? 6 वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, +2 मतलब दो सुपर पावर है, प्लस खुद अफगानिस्तान। तो इंडिया को इसका पार्ट नहीं बनाया गया। तो इंडिया ने इसी बात का विरोध किया है कि उसे इसका पार्ट क्यों नहीं बनाया। इंडिया की एक हिस्ट्री रही है कि सन 2001 में जब अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए बात की जाती है तो उस वक्त भी इंडिया को बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर कर दिया था? क्योंकि इंडिया तालिबान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था और अफगानिस्तान में तालिबान का ही शासन है। जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट शासन करती है और जो भी रीजन गांव में है, जो विलेजेस हैं, तो वहाँ पर तालिबान शासन करती है। तो इंडिया इसी बात का अपोज करता है कि वो तालिबान के साथ बात नहीं करेगा, वो अफगानिस्तान के साथ बात करेगा। तो इंडिया को इससे पहले दो बार मीटिंग हो चुकी है शांति स्थापित करने के लिए। इंडिया को उसका पार्टी नहीं बनाया गया है। और जब इंडिया ने इसका विरोध किया कि आपने मुझे पार्टी क्यों नहीं बनाया, तो बोलते हैं कि आपकी बाउंड्री इसके साथ लगती नहीं, इसकी वजह से आपको पार्टी इसका नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए आप इसके मेंबर नहीं हो। जबकि चाइना है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है। तो ये सारी कंट्रीज़ बिकॉज क्योंकि इनकी बाउंड्री सीरिया की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए ये उसकी पार्टी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहता है। एक प्राइमरी रीज़न ये है। राइटर कहती हैं कि इंडिया ने अपनी पूरी डिप्लोमेसी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के फेवर में छोड़ रखी है, जो कि अदर गवर्नमेंट हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, कि ये सब तालिबान के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है कि वहाँ की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ ही फेवर करता है और उसी के साथ बात करना चाहता है। इसी वजह से इंडिया को इसका पार्टी नहीं बनाया जा रहा। और आपको एक बात और याद दिला दें कि अफगानिस्तान वही रीजन है जहां पर तालिबानी ने 1996 से 2001 तक, जब तक यूएस ने हमला नहीं किया था, तब तक वहां पर शासन करते हैं। तालिबानी क्या है? तालिबानी एक प्रकार का एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है। मीन मुस्लिम धर्म को मानने वाले की एक फोर्स है, जो गठित क्यों हुआ था? जस्ट बिकॉज ऑफ कि यूएसएसआर ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान में। तो उसी के अगेंस्ट में वहाँ के कबीली, वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, वही लोग इकट्ठा होकर के यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसी को तालिबान बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग। जेएनयू के प्रोफेसर हैं, तो जेएनयू के प्रोफेसर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के ये अगले अग्रदूत हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है कि उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद एक कॉन्सेप्ट था, एक विचारधारा थी, जो खुद में मीन जो साइंटिफिक फैक्ट्स को और साइंटिफिक वैल्यूज़ को ये लोग नहीं मानते थे। ये लोग खुद की विचार को ही सर्वश्रेष्ठ बताते थे। तो अब यहाँ पे राइटर इस स्टोरी के फ्रेम में शुरुआत करते हैं कि अमेरिका में जब पहली बार कोरोना वायरस इंटर करता है तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि ये तो एक छोटा सा वायरल फ्लू है, अमेरिकन को इससे कोई लॉस नहीं होने वाला है। और चाइना की तारीफ़ की थी कि चाइना ने अच्छा किया, अपने यहाँ वायरस को कंटेन कर लिया। चाइना की तारीफ़ भी करते हैं। फिर सेकेंड फेज़ आता है कि कुछ समय के पश्चात ही वही डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग स्टेप पे निकल कर आता है, कहता है कि इस कोरोना वायरस का दोषी कौन है? चाइना है। चाइना ने अपने घर में पैदा किया। और फिर वापस से क्या करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आता है, बोलते हैं कि इससे पहले बोल रहे थे कि ये तो ये तो एक वायरल फ्लू है, तुरंत चला जाएगा। लेकिन जब लाखों लोग मरने लग जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, बट मेरे पास कॉमन सेंस है और मेरा कॉमन सेंस कहता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन ये बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। और वो ज़बरदस्ती इंडिया को और डिफरेंट कंट्रीज़ को धमका करके भी वहाँ से मंगवाते हैं।
और इवन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि अगर इस क्लोरोक्विनाइन को इंजेक्शन के फॉर्म में यदि इंजेक्ट कर लिया जाए, बिकॉज क्योंकि ये क्या करता है, कीटाणु को मारता है, कह रहे जिस तरह से अदर चीज़ें कीटाणु को मारती हैं तो ये भी मारता है, अगर आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर लोगे तो भी कोरोना वायरस आपको नहीं होगा। ठीक, तो इसकी वजह से लाइजोल कंपनी के मालिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि अगर आप किसी भी क्लीनर को अगर आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हो तो कह रहे हैं उससे आप वायरस से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट हर समय दर समय बदलता रहता है। वो एक हाइपर रियलिटी में जिंदा है। वो खुद की विचार को, खुद के थॉट को सच मान लेते हैं। ठीक, राइटर यहाँ पर यही बात कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले वो चाइना के विरोध में बात करते हैं, फिर कुछ समय बाद चाइना का ही विरोध करने लगते हैं। फिर सबसे पहले वो कह रहे थे कि कोरोना वायरस तो एक केवल फ्लू की तरह है, अमेरिकन को प्रभावित नहीं करेगा। फिर कुछ समय बाद वो बोलने लगते हैं कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा पेंडेमिक है, WHO ने मुझे देर कर दिया बताने में, ये तो मैंने बहुत अच्छे से डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से मैं इसे कंटेन कर पा रहा हूँ। फिर वो इसका इलाज भी बताने लगते हैं कि व्हाइट हाउस के जो लीडर्स डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन वर्क नहीं कर रहा है कोरोना वायरस पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर आप ये इतना इफेक्टिव है कि यदि आप इसका पेस्ट बना करके, इसका लिक्विड बना करके अगर आप इंजेक्ट भी कर लेते हो तो भी आप कोरोना वायरस से मुक्त हो जाओगे। कह रहे इतना इफेक्टिव, ये तो गॉड की देन है, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन तो भगवान ने दिया हुआ है। ठीक, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। राइटर कहते हैं कि इनके समकक्ष जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो ब्राज़ील के हो गए, चाहे वो इजराइल के हो गए, चाहे वो जर्मनी के हो गए, कह रहे वो अपनी बात पर अडिग हैं। वो पहले दिन से ही कोरोना वायरस को एक थ्रेट के रूप में देखते थे, तो अभी तक भी वो देखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले इसको बहुत हल्के में ले रहे थे, अभी इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो किसी एक पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप कभी स्टैटिक नहीं रहते, एक जगह स्थिर नहीं रहते। उनकी वैल्यूज़ और उनके नॉर्म्स हमेशा बदलते रहते हैं। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये कहते हैं स्ट्रेटजिक शिफ्ट की बात करते हैं कि क्वारंटाइन और जो डिफरेंट पोजीशंस थी, हमने लॉकडाउन के दौरान कुछ पब्लिक प्लेसेस को भी क्वारंटाइन में तब्दील कर दिया था। कह रहे हैं कि अब हमें स्ट्रेटजिकली उसे शिफ्ट करना होगा कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल्स वाली प्लेसेस हैं, कह रहे हमें उन्हें वहीं पर शिफ्ट करना होगा और जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम केवल ट्रीटमेंट उन्हीं को देंगे, बाकी अदर्स को हम मूव कर देंगे। ठीक, ये वाला क्या है कि ब्राज़ील में इस समय वहाँ की सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मेन उतार चढ़ाव का गेम चल रहा है। तो वहाँ की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और किसी दूसरी कंट्री की पॉलिटिक्स कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये सब चीज़ें कि वहाँ पर पॉलिटिक्स में किसने किसको उतार दिया, कौन किसके अगेंस्ट में खड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनलाइन लर्निंग के रिगार्डिंग। ऑनलाइन लर्निंग कितने तरह से होती है? हम यूट्यूब पर पढ़ रहे होते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वन वे का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। कह रहे ये एडवांटेज है ऑनलाइन लर्निंग का। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेज भी हैं। ऑनलाइन लर्निंग कह रहे हैं लर्निंग जो ग्रेजुएट लेवल पर एक पर्सन जब वो स्किल सीखने के लिए जाता है तो वो केवल एक टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो वहाँ के स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, वहाँ की फैकल्टीज़ के साथ डिफरेंट फैकल्टी के साथ बात करता है। तो उसकी एक जो स्किल की और जो टीम मेकिंग की जो भावना होती है, कह रहे हैं वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल पर लर्निंग या स्किल लर्निंग केवल टीचर के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं है, बल्कि वह डिफरेंट स्टूडेंट और डिफरेंट व्यू वाले और डिफरेंट ओपिनियन वाले लोगों के बीच में सामंजस्य बना करके टीम वर्क करने की भावना सीखने की कला को भी हम ग्रेजुएट होना या स्किलफुल होना कहते हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग में पॉसिबल नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन आप चीज़ों को डिलीवर कर पाते हो, लोग सीख लेते हैं, लेकिन उनका एग्जामिनेशन, उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, कह रहे वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। ये ऑनलाइन लर्निंग का ड्रॉबैक है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास एक जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वुमेन की कंडीशन के रिगार्डिंग है। बात करते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में फिर लॉकडाउन के पीरियड में वुमेन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। वुमेन 3 तरह से काम कर रही होती हैं। पहला कि अगर बच्चों का स्कूल खुला है तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करना या उन्हें रेडी करना या उनकी केयर करना।
सेकेंड थिंग, यदि ऑफिस खुला हुआ है तो जो लाइफ पार्टनर होता है कह रहे उसकी केयर करनी होती है। थर्ड थिंग कि जो उनका डोमेस्टिक वर्क होता है और जहाँ पे यदि वो वर्किंग वुमेन है तो अपने वर्किंग वाले प्लेस का भी ध्यान करें। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो एक वुमेन के ऊपर 3 लेयर का पार्ट तो रहता ही, वेट तो रहता ही है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो वहाँ जहाँ पर वो काम करती थी क्या कह रहे वो तो छूट ही गया है, उसका तो एक स्ट्रेस है ही। प्लस इंटरनल मीन घर के अंदर का काम उनके पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है विथ डोमेस्टिक वायलेंस की एक जिस प्रकार से अब्यूज़ किया जाता है। इवन एक डेटा यहाँ पर मेंशन करते हैं, कहते क्या है कि 44% वुमेन का वायलेंस बढ़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है जब से ये लॉकडाउन इशू हुआ है। फिर राइटर एक दो डेटा से कंपैरिजन करते हैं कि जब एक वुमेन के लिए जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। जबकि अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखा जाए तो 70% जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं वो फीमेल हैं। लेकिन अगर पॉलिटिशियन की बात की जाए तो आउट ऑफ 10 ओनली 1 फीमेल वर्कर है। तो बिना फीमेल के पार्टिसिपेशन के आप फीमेल के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे आप स्कीम को बना सकते हो, इसी पर कटाक्ष करती हैं। हमारे पास फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, बात की जाती है कि लॉकडाउन के पहले मीन लॉकडाउन के पीरियड में भी, लॉकडाउन के पहले क्या था कि कोरोना वायरस के नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 500 के आसपास थे। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे पास पर डे 1000 या 1500 के आसपास ऑन अ डेली बेसिस कोरोना वायरस के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने किया कुछ नहीं है, लॉकडाउन ने सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर को और इवन हेल्थ केयर वर्कर को थोड़ा सा टाइम दिया है कि आप आने वाले पेंडेमिक के लिए या आने वाली वायरस के इन्फेक्शन के लिए आप खुद को तैयार कर लो। उसने सिर्फ वायरस के इन्फेक्शन को स्लो डाउन किया है, वायरस के इन्फेक्शन को रोक नहीं दिया है। असली परीक्षा तो तब शुरू होगी जब लॉकडाउन खत्म होगा, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में यदि 1500-2000 केसेस यदि ऑन अ डेली बेसिस पर बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस के बढ़ने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सल मास्किंग वगैरह जैसे जितनी भी तरह की स्ट्रेटजीज हैं कह रहे हैं उसकी तो अगली परीक्षा तब होगी जब लॉकडाउन ओवर होगा। और लॉकडाउन ओवर होने के बाद हमें गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इवन जो प्राइम लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं कह रहे हैं उनके टेस्टिंग और उनके कोऑर्डिनेशन की परीक्षा होगी और वो देखने वाली बात होगी कि हम इसके साथ कैसे डील करते हैं। ये वाले आर्टिकल भी डिस्कस हो गए। आज के डेट सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एडिटोरियल।